अस्सलाम वालेकुम, इट्स डॉक्टर हसनैन हियर। आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है कैनाइन पार्वो वायरस सीपीवी। वो ये वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट वायरस है जो कि डॉग्स में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मोर्टेलिटी होती है डॉग्स में और पपीज़ में वर्ल्ड वाइड, वो इसी वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो ये वायरस जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है जो कि एराइज हुआ है फेलाइन पैनल्यूकोपिनिया वायरस से। ठीक है, अच्छा, ये वायरस क्या करता है? ये वायरस अटैक करता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल लाइनिंग है, एपिथेलियल सेल्स हैं, उसको ये अटैक करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये लिम्फोपोइटिक टिश्यू जो कि लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि डब्ल्यूबीसीज है, उसको ये उस टिश्यूज को ये डिस्ट्रॉय करेगा। और उसके साथ साथ ये डिस्ट्रॉय करता है बोन मैरो को, ये बोन मैरो को अफेक्ट करता है। तो इसके मेनली ये थ्री टारगेट्स हैं जिसकी वजह से जो है एनिमल के अंदर कुछ गट इश्यूज आते हैं और एनिमल का जो इम्यून सिस्टम है वो कम्प्रोमाइज हो जाएगा और इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। बात करते हैं इसके क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स की। तो सबसे पहले क्या होगा, एनिमल जो आपका पपी है उसके अंदर फीवर होगा, हाई फीवर होगा। नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है पपीज में वो होता है अराउंड 100 से लेकर 102 तक या 102.5 तक। तो इस इन्फेक्शन में क्या होगा कि एनिमल को फीवर ज़्यादा होगा, 104 तक हो सकता है डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 तक भी हो सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होगा, एनिमल बिल्कुल डल होगा, लेथार्जिक होगा, एनोरेक्सिक होगा। उसकी एपेटाइट बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, एनिमल के अंदर कोई एनर्जी नहीं होगी, आपको बड़ा डल नज़र आएगा। और इसके साथ क्या होगा कि हाई फीवर के साथ साथ एनिमल को वॉमिटिंग होगी। और जो वॉमिटिंग है ये उसका एक स्पेसिफिक साइन है, वॉमिटिंग प्लस डायरिया। पपीज़ में खासकर, बाकी तो चलें जो है वो जनरलाइज़ साइंस हैं, लेकिन ये जो है ये पार्वो के स्पेसिफिक साइंस हैं कि एनिमल को वॉमिटिंग होगी और डायरिया होगा। तो वॉमिटिंग की फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी ज़्यादा होगी और साथ-साथ जो एनिमल को जो डायरिया होगा उसकी भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और जो डायरिया है ये इनिशियल स्टेजेस में येलोविश टू ब्राउन होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम या 1 टू 2 डेज़ के अंदर ही जो डायरिया होगा वो हेमोरेजिक हो जाएगा, मतलब कि उसके अंदर ब्लड आएगा। जैसे हम कहते हैं कि ब्लडी डायरिया, और ये एक स्पेसिफिक साइन है पार्वो वायरस का कि उसके डायरिया में ब्लड आएगा। जो जो ये ब्लडी डायरिया है इसकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। ठीक है, तो जिससे हम खासकर जो वेटरनियंस हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, तो वो उस स्मेल से भी पहचान जाता है कि हाँ ये पार्वो की स्मेल है। इसके साथ और क्या साइंस होंगे, एनिमल जो है बिल्कुल ऑफ फीड होगा, ज़ाहिर बात है कुछ खाएगा पिएगा नहीं, और कुछ जैसे ही कुछ खाएगा तो वॉमिट कर देगा। डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ज़ाहिर बात है वॉमिटिंग और डायरिया के साथ साथ एनिमल को सीवियरली डिहाइड्रेशन हो जाती है। और इसी डिहाइड्रेशन की वजह से बिल्कुल एनिमल एनोरेक्सिक होगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी। इसके साथ साथ जो इंटेस्टिनल लूप्स हैं तो वो ब्लॉटेड आपको फील होंगी। इंटेस्टाइन की जब आप पल्पेट करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे आपको ऐसे इन्फ्लेमेशन भी फील होगी और ये फील होगा कि इंटेस्टाइन के अंदर कोई फ्लूइड फिल्ड हुआ पड़ा है। ठीक है, और प्रेस करने के साथ साथ आपको जो है एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये एब्डोमिनल पेन भी फील होगा। ठीक है, तो ये कुछ उसके साइंस हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो कि नर्वस साइंस शो होते हैं। वो नर्वस साइंस कब शो होंगे? ये उस टाइम शो होते हैं कि जब एनिमल में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। ठीक है, एनिमल के अंदर शदीद ग्लूकोज की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी और एसिड बेस जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और साथ साथ एनिमल के अंदर सेप्सिस हो जाएगा इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब ये प्रोसेस होता है तो इस हालत में एनिमल जो है या पपी जो है उसके अंदर कुछ हमें नर्वस साइंस भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या, ये जो वायरस है ये अफेक्ट करता है यंग एनिमल्स को। यंग एनिमल्स में मतलब कि जिनकी एज होती है 6 वीक से लेकर 6 मंथ्स ओल्ड जो पपीज होते हैं या जो एनिमल जो डॉग्स होते हैं, तो उसको ये वायरस टारगेट करता है। और इसके साथ साथ जो अनवैक्सीनेटेड पपीज होंगे या जो इनकम्प्लीट वैक्सीनेटेड पपीज होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ये वायरस उनको अटैक करता है। और इसके साथ-साथ ऐसे पपीज़ जो कि उन डैम से या उन मदर से पैदा हुए हों जिनकी वैक्सीनेशन कभी ना हुई हो, ठीक है? जब मदर की वैक्सीन नहीं होती तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होती। और अगर एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी तो ब्लड जो है मिल्क के ज़रिए या कोलेस्ट्रम के ज़रिए वो एंटीबॉडीज़ अपने बेबीज़ में ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, ठीक है? तो इस तरह के जो पपीज़ होते हैं ज़ाहिर बात है उनके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होती। उन उसका जो इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वो ज़्यादा प्रोन होते हैं पार्वो वायरस इन्फेक्शन के लिए।
अच्छा, इसके साथ ऐसी कौन-कौन सी ब्रीड्स हैं जो कि हाईली ससेप्टेबल हैं पारो वायरस के लिए, या जिसके जो हाई रिस्क पर होते हैं? तो उनमें हैं रॉटवाइलर हो गए, जर्मन शेफर्ड्स हो गए, अमेरिकन पिटबुल टेरियर्स हो गए, और इंग्लिश स्पेनियल्स हो गए, ठीक है? और डोबरमैन हो गए। तो ये कुछ ब्रीड्स हैं जो कि हाई रिस्क पर होते हैं पारो वायरस के लिए। अच्छा, एक और साइन है जो कि देखने को बहुत कम नज़र आता है या अनकॉमन है, वो ये कि कुछ पपीज़ जो कि ऐसी मदर से पैदा होते हैं जिसको पहले कभी वैक्सीन नहीं लगी होती, ठीक है? या उस मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्फेक्शन हो जाए पार्वो, ठीक है? या ऐसे पपीज़ जो कि बिफोर 8 वीक्स ऑफ एज, ठीक है? उनको ये पार्वो वायरस हो जाए, तो उनमें क्या होता है कि उनमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है? या मायोकार्डाइटिस होता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको हार्ट फेलियर के साइंस नज़र आएँगे, जिसे हम पल्मोनरी हार्ट फेलियर कहते हैं। और इसमें एनिमल जो पपीज़ जो हैं एक्सपायर हो जाएँगी और विदाउट एनी पार्वो के साइंस, जो पार्वो के स्पेसिफिक साइंस हैं, जैसे कि गट डिस्टर्ब हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। तो एंटेरिक साइंस से पहले ही जो पपीज़ हैं वो एक्सपायर हो जाएँगे। अच्छा, बात करते हैं इसकी ट्रांसमिशन के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ये जो वायरस है ये टारगेट करता है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स को, ठीक है? तो ज़ाहिर बात है ये वहाँ पे ग्रो करता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है। तो वायरस की जो शेडिंग है वो इंटेस्टाइन से ही होती है इन द फॉर्म ऑफ डायरिया। डायरिया के अंदर ही सारा का सारा वायरस ही होता है, ठीक है? तो कोशिश करेंगे आपने अपने हेल्दी पपीज़ को जो है वायरस जो अफेक्टेड पपीज़ हैं उनसे आप दूर रखें, ख़ासकर उसके जो डायरिया है आप उससे दूर रखें। और इसके साथ-साथ जो ट्रांसमिशन होती है वो होती है आपकी क्लॉथिंग के साथ, जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, आप एक डिज़ीज़्ड या अफेक्टेड पपी के पास जाते हैं, फिर आप हेल्दी पपी के पास जाते हैं, इससे भी आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं वायरस की। उसके साथ-साथ जो आपने शूज़ पहने हैं, बूट्स पहने हुए हैं, ठीक है? उससे भी आप ट्रांसमिट कर सकते हैं वायरस को। और उसके साथ-साथ जो यूटेंसिल्स हैं, जो फीडिंग बोल्स हैं, ठीक है? तो कोशिश करें कि आपने जो अफेक्टेड एनिमल है उसके फीडिंग बोल आप यूज़ ना करें, ख़ासकर हेल्दी एनिमल्स में। और ये जो क्योंकि जो वायरस है ये ट्रांसफ़र होता है और नेज़ल रूट से, मतलब कि नाक से और माउथ के ज़रिए ये वायरस ट्रांसफ़र होता है। तो ज़ाहिर बात है जहाँ-जहाँ पे वायरस होगा ये उसको स्निफ़ करेंगे या उसको बाय माउथ कोई किसी चीज़ को इंजेस्ट करेंगे, तो वायरस जो है इसी तरीके से इनके बॉडी के अंदर हेल्दी पपीज़ में चला जाएगा। बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस के ऊपर। तो जो डायग्नोसिस है वो हम करते हैं इसकी क्लिनिकल साइंस एंड सिम्पटम्स की बेस के ऊपर और साथ-साथ हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है? और दूसरी कंडीशन जो है वो होती है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट हम करते हैं एनिमल का, पपीज़ का, जिसमें हम ये देखते हैं कि उसके जो डब्ल्यूबीसीज़ हैं वो कितने हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये जो वायरस है ये अटैक करता है लिम्फोपोइटिक टिश्यू के ऊपर और बोन मैरो के ऊपर, जिसकी वजह से जो डब्ल्यूबीसीज़ हैं वो अफेक्ट होते हैं और एनिमल का जो है इम्यून सिस्टम है ये वीक होता है, ठीक है? तो सीबीसी के अंदर जो ब्लड टेस्ट है उसके अंदर हमें डब्ल्यूबीसीज़ लो नज़र आएँगे, जिसे हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। और साथ में लिम्फोपीनिया होगा, जो लिम्फोसाइट्स हैं ये उसके अंदर लो होंगे। और इन सम कंडीशन हमें जो है एनीमिया भी शो होता है। ज़ाहिर बात है उसके अंदर जो ब्लड है, ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है डायरिया की शेप में, ठीक है? और एनिमल को डिहाइड्रेशन भी काफ़ी होती है। इसके साथ-साथ हम जो थर्ड पॉइंट है उसे हम कहते हैं फीकल पार्वोवायरल एंटीजन टेस्ट, ठीक है? या हम उसे रैपिड किट टेस्ट भी कहते हैं। उसमें जो सिंपल एक प्रोसेस है कि हमारे पास एक किट होती है, उसके अंदर हमने जो अफेक्टेड डॉग है, पपी है, उसका हम डायरिया का सैंपल लेते हैं और उसी किट के ऊपर हमने उसको डालना होता है, ठीक है? और विदिन सम मिनट्स जो है हमें इसका रिजल्ट मिल जाता है। क्योंकि अगर डायरिया के अंदर वायरस का एंटीजन होगा या वायरस होगा, तो जो किट है हमें वो पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगी। लेकिन समटाइम्स यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट भी आता है, ठीक है? उसकी वजह क्या बनती है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो वायरस का जो लोड है डायरिया में वो कम होता है, ठीक है? या आप ये कह सकते हैं कि जो डायरिया का जो वॉल्यूम है अकॉर्डिंग टू द वायरस, तो वो ज़्यादा होगा, वॉल्यूम डायरिया का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो एंटीजन है या जो किट है वो उसको प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पाती, ठीक है? तो इन सच कंडीशन हमें जो है टेस्ट चाहे अगर एनिमल को पार्व हो भी सही, तो फिर भी हमें सम टाइम जो है टेस्ट नेगेटिव रिजल्ट शो करता है। और इन सम कंडीशन जो है हमें फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी आता है। तो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट कब आएगा? ये उस कंडीशन में आएगा कि जब एनिमल को हमने रिसेंटली वैक्सीनेट किया हो। क्योंकि जब ये हम एनिमल को वैक्सीनेट करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि हम उसके अंदर वायरस इंजेक्ट करते हैं। तो एंटीजन जो है वो वायरस एंटीजन जो है वो एनिमल के अंदर 4 टू 10 डेज़ तक होता है।
तो अगर रिसेंटली आपने किसी भी पपी को वैक्सीनेट किया होगा, तो अगर आप उसका एंटीजन टेस्ट करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि उसके अंदर आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट शो होंगे। इसके बाद बात करते हैं एनिमल की ट्रीटमेंट के ऊपर कि इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या हैं और हम एनिमल को कैसे ट्रीट करना है। तो चूंकि ये वायरस है, वायरस को हम किल नहीं कर सकते, तो हमने जो भी ट्रीटमेंट करनी होती है वो सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट करनी होती है। इसमें क्या कि सबसे पहले चूंकि एनिमल को बहुत फीवर होता है, तो हमने एंटीबायोटिक्स देने होते हैं, एनसेड्स देने होते हैं ताकि उसका फीवर कम हो जाए। इसके साथ साथ जो हमारा मेन गोल है वो है एनिमल की रिहाइड्रेशन। चूंकि यहाँ पे डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो हमने एनिमल को सबसे पहले रिहाइड्रेट करना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आईवीज़ लगानी है, उसका हमने फ्लूइड थेरेपी करनी है। फ्लूइड थेरेपी जो है हमें दिन में 2 टाइम्स करनी पड़ेगी, सुबह भी शाम भी। और इसके साथ साथ जो है चूँकि यहाँ पे एनिमल वॉमिटिंग करता है, तो हम उसको एंटी एमेटिक्स देंगे और एनिमल को बिल्कुल ऑफ फीड कर देंगे। ठीक है, हमने एनिमल को किसी किस्म की फीड ऑफर नहीं करनी है। ज़ाहिर बात है, अगर वो कुछ भी खाएगा तो वॉमिट करेगा, और दूसरी बात अगर वो खाएगा भी सही तो इंटेस्टाइन चूँकि पहले से भी इस इन्फेक्शन में इन्वॉल्व है और उसका जो फंक्शन है वो कंप्रोमाइज़ हो चुका है, तो ये मज़ीद जो ये फूड है वो इंटेस्टाइन के ऊपर एक लोड बन जाएगा। ठीक है? तो मज़ीद कंडीशन वर्स हो सकती है। इसके साथ-साथ हम एंटीएमेटिक्स के साथ हम उसको कुछ मेडिसिन मेडिसिन और यूज़ करते हैं जो कि गट अल्सर के लिए है। इंटेस्टाइन के अंदर जो अल्सर्स बन जाते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, तो उसको कवर करने के लिए भी हम मेडिकेशन करते हैं। इसके साथ-साथ हम सपोर्टिव मेडिसिन यूज़ करते हैं जैसे कि लिवर टॉनिक्स हो गए, मल्टीविटामिन्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए और डेक्सट्रोज़ हो गया, ग्लूकोज़। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम एनिमल का जो इम्यून सिस्टम है उसको हम बूस्ट अप करने के लिए यूज़ करते हैं। हम कुछ इम्यून बूस्टर मेडिसिन भी साथ-साथ यूज़ करते हैं और इसके साथ-साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। ज़ाहिर बात है, हम वायरस को किल तो नहीं कर सकते, लेकिन जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं उसको कवर करने के लिए हम जो है यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। और अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज़ ये भी देखा गया है कि अगर हम एनिमल को जो है सीरम लगाएँ, ठीक है? जो आपका पपी है जो अफ़ेक्ट हो चुका है, अगर हम ऐसे एक हेल्दी एनिमल से जो कि पार्वो वायरस से का सर्वाइवल हो, उससे सर्वाइव कर चुका हो, तो हम उसका अगर हम सीरम लें, तो सीरम हम यहाँ पे आपके अफ़ेक्टेड एनिमल को इंजेक्ट करें, तो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कुछ हद तक चांसेस होते हैं कि यहाँ पे एनिमल के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएँ और वो वहाँ से रिकवरी की तरफ जा सके। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाज़मी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।